माँ भारती विद्या मंदिर अयारी हरदोई प्रेजेंट। बच्चों, गृह विज्ञान में मानव अस्थि संस्थान एवं संधियां में जो प्रश्न है, संधि किसे कहते हैं, संधि कितने प्रकार की होती है। तो जब संधि का प्रश्न आता है, संधि का सीधा सा अर्थ है मेल या जोड़। जीव विज्ञान के संदर्भ में संधि का तात्पर्य दो अस्थियों के मेल से होता है। जिस बिंदु पर दो अस्थियां मिलती हैं उसको हम संधि कहते हैं। चाहे कोई मनुष्य हो अथवा पशु पक्षी हो या फिर कोई अन्य जीव जंतु, जिन जीवों में कंकाल होता है उन सभी जीवों में अस्थियां होती हैं और उन अस्थियों को जोड़ने के लिए अस्थि संधियां होती हैं। संधि अस्थियां आपस में जिस जगह पर मिलती है उसे संधि कहते हैं। संधि के प्रकार, संधि तीन प्रकार की होती है। नंबर 1 पूर्ण संधि, नंबर 2 अपूर्ण संधि और नंबर 3 में अचल संधि। पूर्ण संधि वह संधि होती है जो पूरी तरीके से गति करती रहती है। दो अस्थियां स्नायुओं से बंधी हुई होती हैं और एक अस्थि दूसरी अस्थि पर गति करने के लिए स्वतंत्र होती है। यह पूर्ण संधियां पुनः 5 प्रकार की होती हैं। देखें, नंबर 1 चूलदार संधि, इसे कब्जा संधि भी कहते हैं। कब्जा संधि, कब्जा संधि वह संधि होती है जो सिर्फ एक तरफ गति कर सकती है। जैसे हमारी कोहनी की जो संधि है वह एक तरफ गति करती है, बिल्कुल इसको कब्जा संधि साधारण कहा जाता है। जैसे दरवाजा होता है वो एक तरफ खुलता है। कोहनी के अलावा इस प्रकार की जो संधि है वह घुटने में भी पाई जाती है। जो दूसरी संधि है कीलदार संधि, इसे खूंटी संधि भी कहा जाता है। प्रवर्ध पर घूमता है उसे अक्ष प्रवर्ध कहा जाता है और अक्ष प्रवर्ध पर हमारा जो सिर है वो 180 डिग्री तक बाएं से दाएं मुड़ सकता है और यह जो संधि है उसे कील संधि या खूंटी संधि भी कहते हैं। तीसरी जो संधि है उसे विसर्पी संधि कहते हैं। विसर्पी शब्द से ही पता चलता है एक दूसरे पर सरकने वाली। जैसे हमारी कलाई की अस्थियां हैं या टखनों की अस्थियां हैं, ये एक दूसरे पर खिसक कर गति करती हैं, तो इनको हम विसर्पी संधि कहते हैं। विसर्पी संधि का जो दूसरा उदाहरण है हमारी कलाई की मेरुदंड की कशेरुकाएं। मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी की जो कशेरुकाएं होती हैं वे भी एक दूसरे पर जो गति करती हैं, तो वह विसर्पी संधि का ही उदाहरण है। नंबर 4 में गेंद गड्ढा संधि। अस्थि का
एक हिस्सा ऐसा होता है जो गोल होता है और जिस दूसरी अस्थि में यह फंसी हुई होती है वहाँ पर हल्की सी गोलाई गड्ढेनुमा होती है। और इस प्रकार की संधि इस प्रकार की होती है कि जैसे उस एक अस्थि के गोल हिस्से को दूसरी अस्थि के प्यालेनुमा हिस्से में फंसा दिया जाता है। और इस प्रकार की जो संधि है वो हमारी जांघ की संधि या फिर हमारी जो इसको कंधा कहते हैं, जो कंधे की संधि होती है वह इस प्रकार की संधि होती है। ये हीमर बोन है, ये पीछे फंसी हुई होती है। और इसी तरीके से श्रोणि मेखला में ये जो हमारी फीमर बोन है वो धसी होती है। जो पांचवी संधि है वो है पर्याण संधि। इसे अंग्रेजी में सैडल संधि भी कहते हैं। पर्याण संधि भी लगभग गेंद गड्ढा संधि का ही एक उदाहरण है, लेकिन यह गेंद गड्ढा संधि से थोड़ा सा कम विकसित होता है। न तो इसमें प्याले की गहराई उस हिसाब की होती है और न दूसरी जो अस्थि है प्याले में फंसती है उसकी गोलाई उस हिसाब से होती है। हमारी जो उंगलियों की अस्थियां हैं वो पर्याण संधि या सैडल संधि का उदाहरण है। जो दूसरे नंबर पर हमने बताया अपूर्ण संधि होती है, तो अपूर्ण संधि जैसे पता चलता है कि पूर्ण संधियां जो है पूरी तरीके से गतिमान अवस्था में होती हैं, तो अपूर्ण संधियों की जो गति है वो थोड़ी सी कम होती है पूर्ण संधि की अपेक्षा। हमने बताया कि जो संधियां होती हैं उनमें अस्थियां एक दूसरे से मांसपेशियों के माध्यम से जुड़ी होती हैं, लेकिन ये जो अस्थियां हैं अपूर्ण अस्थियां जिनको हम कहते हैं वे कार्टिलेज या उपास्थि से जुड़ी हुई होती हैं और इसलिए इनकी गति सीमित हो जाती है। इसका उदाहरण है श्रोणि मेखला की प्यूबिस की अस्थियों के बीच की संधि। श्रोणि मेखला और प्यूबिस के अस्थियों के बीच की जो संधि है वह अपूर्ण संधि के रूप में कही जाती है। तुम लोगों को बताया हुआ श्रोणि मेखला की जो अस्थियां होती हैं वो 3 अस्थियों से मिलकर के बनी होती हैं और उनके बीच में जो संधि होती है बहुत सीमित गति होती है। तो अपूर्ण संधि हो गई। और फिर अचल संधि, अमाने नहीं उछल माने चलना, ऐसी संधियां जिनमें अस्थियां आपस में मिलती हैं और उनमें गति बिल्कुल भी नहीं होती है वे अचल संधि कहलाती हैं। और बहुत बढ़िया इसका उदाहरण है हमारे जो सर की 8 अस्थियां हैं ये सीवन के माध्यम से जुड़ी हुई हैं और इन 8 अस्थियों में आपस में कोई गति नहीं होती है, तो सिर की जो अस्थियां हैं वे अचल संधियों के उदाहरण हैं। हमारे शरीर में कंकाल तंत्र की उपयोगिता तो बताने की आवश्यकता नहीं है। यदि हम अपने शरीर से अस्थियों को निकाल दें तो हमारा जो शरीर है बिल्कुल वैसे ही जमीन पर गिरेगा जैसे मैंने एक दिन बताया था पैजामा खुलकर गिर जाता है। सीधी सी बात, शरीर की स्थिति बिल्कुल जोंक की तरह हो जाएगी। तो हमारा जो शरीर है वो बड़ा देखने में भद्दा लगेगा। तो सबसे पहली चीज ये है कि हमारे शरीर को एक जो आकार प्रदान किया जाता है वह कंकाल तंत्र के कारण ही प्राप्त होता है। तो कंकाल तंत्र की उपयोगिता नंबर 1, शरीर को आकार प्राप्त होता है। दूसरा, शरीर में सीधा खड़े रहने की क्षमता आती है। शरीर को सीधा खड़ा रहने की
क्षमता प्राप्त होती है। और तीसरा, हमारे शरीर को जो मजबूती प्राप्त होती है वह भी कंकाल तंत्र के माध्यम से प्राप्त होती है। तो शरीर को दृढ़ता व मजबूती प्राप्त होती है। कंकाल तंत्र की एक अन्य उपयोगिता है कि अस्थियों के मध्य में जो खोखला हिस्सा होता है वहां अस्थि मज्जा होती है और अस्थि मज्जा में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। तो कंकाल तंत्र की जो चौथी उपयोगिता है, अस्थियों के मध्य खोखले भाग में इसे मज्जा गुहा कहते हैं। इसे मज्जा गुहा कहते हैं। खोखले भाग में या मज्जा गुहा में अस्थि मज्जा होती है जो लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण करती है। इसके अलावा जो कंकाल तंत्र है वह शरीर के कोमल अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है। कंकाल शरीर के कोमल अंगों को प्रदान करता है, जैसे वक्ष गुहा। वक्ष गुहा हमको मालूम है 12 जोड़ी पसलियों से और स्टर्नम से मिलकर के जो एक खोखला हिस्सा बनता है, उसके अंदर हमारे फेफड़े, हमारी जो श्वास नलिकाएं ये सुरक्षित रहती हैं। और इसी प्रकार से जो रीढ़ की हड्डी होती है ये हमारे पेट के कोमल अंगों को किंचित सुरक्षा प्रदान करती है। Thanks for watching this video. Please subscribe the channel.